हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने जो चैप्टर ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, तो बेटा आज हम उसका जो है वो लास्ट लेक्चर जो है वो आपको प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं। तो इसका जो लास्ट लेक्चर है उसमें टर्मिनोलॉजी के कुछ विशेष जिनको कहते हैं वर्ड्स हैं, जैसे नंबर 1 पे आज के डिस्कशन में हमारा जो एक्सपेंडिचर पे जो फोकस है वो रहेगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे रिसीवेबल्स के बारे में बताएंगे। नंबर 3 पे पेबल्स, बैड डेट, सोलवेंट, इनसोलवेंट, डिस्काउंट, ड्राइंग्स, डेप्रिसिएशन, स्टोर्स, इन्वेस्टमेंट्स, वाउचर्स, एंट्री, लाइव स्टॉक और टर्नओवर। ये टर्मिनोलॉजी के बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जो पिछले 2 लेक्चर्स में नहीं आए हैं, तो आज इनके ऊपर हमारा जो फोकस है वो रहेगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको एक्सपेंडिचर के बारे में बताना चाहूंगा कि एक्सपेंडिचर क्या होता है। बेटा मैं जनरली आपको बताता हूं कि एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्च करना। बिजनेस के पास मैंने जो आपको डायग्राम बना करके बताया था कि वे बिजनेस के पास पैसा आया सोर्सेस से, चाहे वो बिजनेसमैन ने पैसा लगाया चाहे बिजनेस ने कहीं से लोन लिया, तो उस पैसे को बिजनेस कहां खर्च करता है? तो जहां उस पैसे को बिजनेस खर्च करता है उसको एक्सपेंडिचर कहते हैं। जैसे यहां पर कि एनी डिसबर्समेंट ऑफ कैश और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और इनकरिंग ए लायबिलिटी, यानी कोई भी चीज जब हम खरीदते हैं, यानी कोई भी हम गुड्स खरीदते हैं बिजनेस के लिए, यानी हम गुड्स बिजनेस के अंदर क्या करते हैं, हम गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं, तो उसके लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? साधनों की जरूरत पड़ती है, मीन्स की जरूरत पड़ती है। तो उनके लिए हम पैसा जो है यानी डिसबर्समेंट ऑफ कैश, या तो हम उन चीजों को कैश में खरीदते हैं या फिर हम किसी को कोई प्रॉपर्टी दे करके उसके बदले में कोई चीज खरीदते हैं, और या फिर किसी एसेट को हम उधार खरीदते हैं तो वहां पर हमारे लिए लायबिलिटी जो है वो तैयार होती है। तो यही इसका मतलब है, यानी डिसबर्समेंट ऑफ कैश, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और इनकरिंग ए लायबिलिटी फॉर द पर्पस ऑफ एक्वायरिंग एसेट। यानी हम एक प्रॉपर्टी किसी को देते हैं उसके बदले में दूसरी एसेट लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया है कि भाई हम कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो उस बिजनेस के अंदर जो है हमें मशीनरीज की जरूरत है, लेकिन हमने एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास नकद पैसे की कमी थी। तो नकद पैसे की कमी थी, हमने जो है हमारे पास कोई और एसेट थी, हमने अपनी कोई और एसेट ट्रांसफर कर दी, एसेट को बेच लिया और उसके बदले में कोई और मशीनरी जो बिजनेस के यूज की है वो खरीद ली। तो इस प्रकार से जब हम जो है यानी बिजनेस जो है एनी डिसबर्समेंट ऑफ कैश, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और इनकरिंग ए लायबिलिटी फॉर द पर्पस ऑफ एक्वायरिंग एसेट्स, गुड्स एंड सर्विसेज, किसके लिए बिजनेस ऐसा करता है? या तो एसेट्स परचेज करने के लिए एक्सपेंडिचर करता है, या फिर गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए एक्सपेंडिचर करता है, या फिर सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए बिजनेस एक्सपेंडिचर करता है। तो इसलिए एक्सपेंडिचर का मतलब होता है सीधा सा व्यय, खर्च करना। अब बिजनेस के अंदर जो है जो एक्सपेंडिचर है उसको क्लासिफाई किया गया है। ये एक्सपेंडिचर जो है इसको 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर का नाम दिया है, और फिर उसके बाद रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का नाम दिया है, और फिर उसके बाद डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का नाम दिया गया है। अब क्वेश्चन आता है कि भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? बिल्कुल उलझने की जरूरत नहीं है कि बिजनेस के पास जो आया हुआ पैसा है, मैंने बताया था, चाहे वो बिजनेसमैन ने लगाया चाहे वो उसने लोन लेके लिया, तो वो जो पैसा है 50 लाख रुपीस का मैंने एग्जांपल जो है फर्स्ट लेक्चर में दिया था, तो वो 50 लाख को जो बिजनेस है वो कहां खर्च करेगा? वो मैं अक्सर स्टूडेंट्स को बताया करता हूं कि भाई एक तो बिजनेस खर्च करता है रेगुलर अफेयर्स पे और एक करता है परमानेंट अफेयर्स पे। ये क्या है?
परमानेंट अफेयर्स हैं और ये क्या है, रेगुलर अफेयर्स। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय परमानेंट अफेयर्स। परमानेंट अफेयर का मतलब क्या होता है कि बिजनेस ने पैसे से जमीन खरीदी, बिल्डिंग बनाई, प्लांट लगाया, मशीन खरीदी, मोटर व्हीकल खरीदे, फर्नीचर खरीदा और परमानेंट जो ऐसी चीजें खरीदी कि जिसका बेनिफिट जो है बिजनेस को लंबे समय तक मिलेगा। तो देन जो है एक्सपेंडिचर इज नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो उस सिचुएशन में हम एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे। और उसके बाद आता है रेगुलर अफेयर। रेगुलर अफेयर का मतलब क्या होता है कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है इसका बेनिफिट बिजनेस को एक वर्ष में ही मिल जाता है। जैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स, जो माल खरीदा, परचेज ऑफ गुड्स, माल को खरीदा, उस पे खर्चा किया, फिर उसके बाद माल को खरीदने के बाद उस पे वेजेस दिए, कैरेज दिए, इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस होते हैं, रेंट होता है, एम्प्लॉइज को सैलरी दी जाती है और इस प्रकार के जो खर्चे होते हैं जो गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए किए जाते हैं, तो उन खर्चों में जो पैसा लगाया गया है, रेगुलर अफेयर उनको क्यों कहते हैं, क्योंकि मजदूरों को मजदूरी बार बार दी जाती है, एम्प्लॉइज को जो सैलरी है वो हर महीने दी जाती है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल बार बार भरा जाता है, कोल, गैस, फ्यूल, वाटर वगैरह के खर्चे हैं वो बार बार किए जाते हैं, लेकिन वो प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं, यानी मैक्सिमम विद इन 1 ईयर वो पैसा बिजनेस के पास जो है वो सर्कुलेट होकर के वापिस आना शुरू हो जाता है, इसलिए उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। बट ध्यान रहे कि भाई जो है जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो बिजनेस की जो एग्जिस्टिंग पोजीशन होती है उसको मेंटेन करने के लिए होता है। ये बिजनेस की रेवेन्यू कैपेसिटी को बढ़ाने में काम नहीं आता। जो बिजनेस की एग्जिस्टिंग कैपेसिटी होती है ये केवल उसी को मेंटेन करता है। तो देन एक्सपेंडिचर इज नोन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यानी रेवेन्यू कहां से होती है, मैंने पहले भी बताया था आपको कि रेवेन्यू सेल को कहते हैं। सेल कहां से होगी, पहले हम रॉ मटेरियल खरीदेंगे, फिर उस रॉ मटेरियल को जो है वो हम प्रोडक्शन में ले जाकर के उसको प्रोड्यूस करेंगे, फिनिश्ड गुड्स तैयार करेंगे और फिर उस माल को बेचेंगे और बेचने के बाद हमारे पास जो पैसा आएगा उससे रेवेन्यू जनरेट होगा। तो दैट एक्सपेंडिचर इज नोन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसके बाद जो अगला एग्जांपल है वो है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कि ये जो एक्सपेंडिचर है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो है, यानी इसका जो रोल है वो रेवेन्यू को बढ़ाने में है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। बट इसके आगे एक वर्ड लिखा गया है डेफर्ड। डेफर्ड का मतलब होता है स्थगित भुगतान, स्थगन होना। स्थगन होने का मतलब है बार बार उसका परिवर्तन होना, उसमें बार बार उसकी वैल्यू का चेंज होना, ईयर टू ईयर चेंज होना। जैसे इस प्रकार का जो एग्जांपल है उसमें जो मेन एग्जांपल इसका एडवर्टाइजमेंट बनता है स्टूडेंट्स। एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट पे बिजनेस ने पैसा खर्च दिया, तो पैसा खर्चने से, एडवर्टाइजमेंट होने से प्रोडक्ट की, अक्सर मार्केट में आज आप देखते हो कि प्रोडक्ट मार्केट में बाद में आता है और कस्टमर उसको पूछने के लिए दुकानदारों के पास पहले पहुंच जाता है। तो वो किसकी देन है, वो एडवर्टाइजमेंट की देन है। तो एडवर्टाइजमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है वो रेवेन्यू को बढ़ाने के अंदर है, वो रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता है, इसीलिए इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा गया है। तो ध्यान रहे कि डेफर्ड रेवेन्यू, डेफर्ड वर्ड इसके लिए क्यों लगाया, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट पे एक बार आपने खर्च कर दिया तो वो खर्च जो है उसका बेनिफिट बिजनेस को लंबे टाइम तक मिलता है। लंबा टाइम, अब कितना लंबा टाइम, टेक्निकल यहाँ 3 से 7 साल लिए गए हैं कि भी कम से कम 3 वर्ष से 7 वर्ष तक तो उसका बेनिफिट मिलता ही मिलता है। लेकिन इसमें ध्यान रहे कि अगर जो है हमने सपोज किसी बिजनेस के अंदर ₹7 लाख जो है वो एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कर दी और मान करके चलो कि 7 वर्षों तक इसका बेनिफिट बिजनेस को मिलेगा, तो 7 वर्षों तक अगर इसका बेनिफिट बिजनेस को मिलेगा तो फिर पर ईयर जो एक्सपेंडिचर आया है वो कितना आया है, 1 लाख। यानी हर वर्ष का जब हम एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करेंगे उसमें एडवर्टाइजमेंट जो एक्सपेंसेस हैं उनके 1 लाख रुपए ही ऐड करेंगे। यानी हर वर्ष इसकी वैल्यू, पहले वर्ष इसकी वैल्यू 7 लाख थी, तो अगले साल 7 लाख में से 1 लाख कंज्यूम हो जाएगा तो 6 लाख रह जाएगी। 6 लाख के बाद जो नेक्स्ट ईयर है फिर वो कितनी रह जाएगी, 5 लाख रह जाएगी। अगले साल जो है
वो फिर 4 लाख रह जाएगी, फिर उससे नेक्स्ट ईयर वो 3 लाख रह जाएगी, फिर वो 2 लाख रह जाएगी, और एट द एंड ऑफ 7th ईयर जाकर के जो है उसकी वैल्यू क्या रह जाएगी, 0। तो अब यहाँ क्वेश्चन स्टूडेंट्स ये आता है कि भाई ये 1 लाख रुपए है, 7 लाख में से जो 1 लाख रुपीज है उनको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान करके ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर देंगे, तो फिर बाकी का जो 6 लाख है उसको कहां शो करेंगे, हर वर्ष। तो बाकी का जो 6 लाख है वो ध्यान रहे मैंने आपको बैलेंस शीट के बारे में बताया था, जब एसेट्स के बारे में मैंने बताया था, एक एसेट का नाम दिया था मैंने फिक्टिशियस एसेट्स। ये बात समझ में आई है कि नहीं आई है? तो यहाँ पर मिसलेनियस एक्सपेंडिचर का जो हेड होता है ये वहां जो पैसा है तब तक जो है फर्स्ट ईयर 1 लाख ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, और बाकी का जो 6 लाख है वो बैलेंस शीट की एसेट साइड में शो करेंगे। नेक्स्ट ईयर फिर 1 लाख ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, फिर 5 लाख बैलेंस शीट में रह जाएगा, फिर नेक्स्ट ईयर 4 लाख रह जाएगा, फिर 3 लाख, फिर 2 लाख, फिर 1 लाख, और फिर लास्ट ईयर में उसकी जो है वो जो शेष उसका है वो क्या रह जाएगा, बैलेंस शीट में 0 आ जाएगा। ये ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से ये हमारा जो क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर था। इसके बाद जो दूसरी टर्म हमने डिस्कशन के लिए आज यहाँ रखी है स्टूडेंट्स, बड़ी ही इंपॉर्टेंट टर्म है, उसका नाम है रिसीवेबल्स। ये है रिसीवेबल्स, ये है पेबल्स। रिसीवेबल होता है जहां से हमें कुछ रिसीव होना है, रिसीवेबल्स डेटर्स का ही नाम है। पेबल उसको कहते हैं जहां हमें पे करना है, लायबिलिटी है। ध्यान रहे कि लायबिलिटी को पेबल कहते हैं, लेकिन यहां पर फिर डेटर का नाम रिसीवेबल क्यों हुआ और क्रेडिटर का नाम पेबल क्यों हुआ? ये ध्यान रहे कि ये डेटर्स है और ये क्रेडिटर्स है, लेकिन फिर ये अलग नाम इनको स्टूडेंट्स क्यों मिला? क्योंकि ध्यान रहे कि पैसा हमें किसी से लेना है वो हमारा डेटर होता है, लेकिन जब हम जो है लेन देन एक लीगल पेपर के ऊपर करते हैं, अक्सर जो बिजनेसमैन हैं वो लेन देन को लीगल पेपर पे करते हैं, और जब वही चीज जो है वो किसी लीगल पेपर के ऊपर आ जाती है तो देन उसी को हम जो है रिसीवेबल, मैं एक एग्जांपल के साथ इसको अक्सर स्टूडेंट्स को बताया करता हूं कि भी सपोज जो है ये पार्टी एक्स है और सपोज जो है ये पार्टी वाई है। हमेशा देखो डेटर्स और क्रेडिटर्स का क्रिएशन कहां से होता है? जब हम उधार माल खरीदते हैं, उधार माल खरीदेंगे तो नेचुरल है हमारे क्रेडिटर्स बनेंगे, अगर हम उधार माल बेचेंगे तो नेचुरल है हमारे डेटर्स बनेंगे। अगर हम उधार माल ना खरीद रहे हैं ना बेच रहे हैं तो फिर डेटर्स और क्रेडिटर्स का कोई मतलब नहीं बनता, ना ही कोई बिल्स रिसीवेबल होगा ना ही कोई पेएबल होगा। तो ध्यान रहे कि रिसीवेबल और पेएबल जो है वो कहां से आते हैं? वो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस से आते हैं स्टूडेंट्स, ये बात आपने ध्यान रखनी है। अब सपोज ये एक्स पार्टी है, एक्स पार्टी जो है ये सेलर है और जो वाई पार्टी है ये बायर है। अब जो पार्टी वाई है वो एक्स पार्टी से उधार माल खरीदना चाहती है, तो वाई पहले जो है ये वाई एक्स के पास ओरल बातचीत करेगा कि भाई मुझे इतना माल चाहिए, क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करेगा गुड्स की, फिर क्वालिटी के बारे में डिस्कस करेगा, फिर प्राइस के बारे में डिस्कस करेगा, यानी टर्म एंड कंडीशंस रिलेटेड विद गुड्स परचेज्ड ये पहले डिस्कस करेगा। डिस्कस करने के बाद जो है फिर ये उधार का टाइम कि इसको क्रेडिट पीरियड कितना चाहिए, कितने दिन के लिए उधार चाहिए, वो सारी बातें डिस्कस करने के बाद जो वाई है वो एक्स को ऑर्डर दे देगा। तो जैसे ही वाई ने एक्स को ऑर्डर दिया तो एक्स ने जो है जो गुड्स हैं वो पैक करवा दिए। पैक करवाने के बाद इसने एक बिल लिखा, क्या लिखा? बिल। तो ध्यान रहे स्टूडेंट्स की जो ये बिल है ये एक लीगल पेपर के ऊपर होता है, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखा हुआ बिल होता है। सबसे ऊपर जो है इसमें जो सेलर होता है उसका नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, जो सेलिंग पार्टी है उसका नेम एंड एड्रेस होता है। उसके बाद नीचे फिर किसको माल बेचा गया है, तो जिस फर्म को माल बेचा जा रहा है उसका नेम एंड एड्रेस होता है, फिर गुड्स की डिटेल्स होती हैं सारी, और ये टोटल होता है। फिर ये जो है जो सेलर है अपने इस पे सिग्नेचर करता है।
और ऐसा करने के बाद जो सेलर है इस गुड्स को वो यहाँ भेज देता है। अब जो गुड्स है और ये बिल दोनों ही जो है ये यहाँ पहुंच गए। अब यहाँ पर ना तो गुड्स है और ना यहाँ पर बिल है, दोनों ही कहाँ पहुंच गए, वाई के पास। तो ध्यान रहे कि जो वाई है अब ये बिल को चेक करेगा, गुड्स को देखेगा कि क्या देखेगा वाई बिल में कि जो क्वांटिटी मैंने मंगवाई थी जितनी क्वांटिटी वही क्वांटिटी आई है कि नहीं, जो क्वालिटी मंगवाई थी वही क्वालिटी है कि नहीं है, जितना रेट डिसाइड किया था वही रेट लगा है कि नहीं लगा है, और उधार के लिए टाइम लैग ऑफ पेमेंट जो है वो सेम ऑलरेडी डिसाइडेड जो है वही टाइम लैग ऑफ पेमेंट है कि नहीं है, क्योंकि बिल के ऊपर उधार का टाइम ही लिखा होता है कि कितने दिन के लिए उधार दिया गया है। तो उसके बाद जो ये वाई है वो गुड्स को अपने पास रख लेगा, गुड्स को अपने पास रखने के बाद और वाई जो है इस बिल पे अपने सिग्नेचर कर देगा। सिग्नेचर करने का मतलब है वाई ने इस बिल पे अपनी सहमति दे दी, एक्सेप्टेंस दे दी। तो देने के बाद ये गुड्स तो यहाँ रह जाएगा और ये बिल अब वाई के हस्ताक्षर होने के बाद ये कहाँ आ जाएगा, बिल ये एक्स के पास आ जाएगा। तो सपोज ये 50,000 का बिल है सपोज, तो ये बिल जो है वाई के लिए ये बिल क्या है, बिल्स पेबल, और एक्स के लिए ये बिल क्या है, बिल्स रिसीवेबल। क्यों, क्योंकि एक्स के लिए रिसीवेबल क्यों है, क्योंकि एक्स को ये 50,000 रिसीव होने हैं फ्यूचर में और वाई को ये 50,000 पे करने हैं, इसलिए जो बिल्स रिसीवेबल है वो क्या होता है, करंट एसेट होता है, और जो बिल्स पेबल होता है ये क्या होता है, करंट लायबिलिटी होता है। करंट एसेट क्यों होता है, क्योंकि हम मान के चलते हैं, मैंने पहले भी बताया था कि बिजनेस में 1 साल से ज्यादा के लिए उधार माल नहीं बेचा जाता, तो इसलिए विद इन 1 ईयर जो ये पेमेंट है ये एक्स के पास आ जानी है, इसलिए ये करंट एसेट है और ये करंट लायबिलिटी है। उसके बाद जो एक्स है हमेशा जो बेचने वाला होता है वही बिल को लिखता है, इसलिए इस एक्स को हम ड्रॉयर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ड्रॉयर, क्योंकि ये बिल को ड्रॉ करने का काम करता है, लिखने का काम करता है। और जो वाई है इसको ड्रॉई कहते हैं। क्यों कहते हैं ड्रॉई, क्योंकि ये जो ऑलरेडी जो ड्रॉयर द्वारा भेजा गया बिल है उस पे अपनी सहमति देता है। ऐसे ही इससे रिलेटेड एक वर्ड मिलेगा आपको, एक्सेप्टेंस। अब एक्सेप्टेंस में क्या हुआ कि जो एक्स है वो एक्सेप्टेंस का क्या हुआ स्टूडेंट्स, एक्सेप्टेंस का रिसीवर है एक्स, और जो वाई है वो एक्सेप्टेंस का क्या है, गिवर है, क्योंकि एक्स ने एक्सेप्टेंस ली है और वाई ने एक्सेप्टेंस दी है। तो ध्यान रहे इस प्रकार से ये हमारे बिल्स रिसीवेबल और पेएबल्स हैं। ये आपको टर्मिनोलॉजी के अंदर 2 वर्ड दिए गए हैं, रिसीवेबल एंड पेएबल्स। इसके बाद स्टूडेंट्स हम अगला जो वर्ड लेते हैं टर्मिनोलॉजी का वो है बैड डेट्स। वो क्या है, बैड डेट्स। बैड डेट्स को क्या कहते हैं, डूबत ऋण। डूबत ऋण क्या होता है बेटा, जो पैसा हमने लेना था लोगों से और वो उन्होंने हमारा नहीं दिया, पैसा डूब गया, तो देन जो देखो अब लोगों से, जिन लोगों से बिजनेस को पैसा लेना है उनको क्या कहते हैं, डेटर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, डेटर्स। तो यहाँ पर डेटर्स स्टूडेंट्स 3 प्रकार के बताए गए हैं। एक डेटर्स होते हैं गुड, और दूसरे होते हैं डाउटफुल, और तीसरे होते हैं बैड डेट्स। यानी जिन लोगों से हमें पैसा लेना है उनमें पहले तो है गुड। गुड का मतलब जैसे अक्सर बिजनेसमैन ये कहा करते हैं कि सोने जैसा ग्राहक है तो मेरा। सोने जैसे ग्राहक का मतलब क्या है कि 100% जो उससे पैसा आने की क्या है, संभावना। यहाँ पर 100% क्या है, ये रिकवरेबल है, ये गुड है सारे कि इनसे पैसा आने की संभावना है पूरी, ये पैसा नहीं मरता। डाउटफुल क्या है, ये 50-50 है, यानी 50-50 का मतलब क्या हुआ, मे एंड मे नॉट बी रिकवरेबल, मे बी और मे नॉट बी रिकवरेबल। पैसा आ भी सकता है और डूब भी सकता है। और यहाँ पर बैड डेट्स का मतलब क्या है, 100% ही रिकवरेबल। यानी जब जो है बैड डेट कब कहते हैं, जब बिजनेसमैन को ये तसल्ली हो जाती है कि अब ये पैसा नहीं आएगा। समझ में आ गई बात, तो तब जो है वो हम, यानी कहने का मतलब है
जो बैड डेट्स है वो कहां से आए? डेटर से। अक्सर मैं स्टूडेंट्स को बताया करता हूं कि भी डेटर्स जो है ये बैड डेट और डेटर्स पिता पुत्र हैं। देखो अगर हमने माल उधार बेचा तो डेटर्स क्रिएट हुए, तो तभी तो बैड डेट हुए। अगर डेटर्स नहीं होंगे तो बैड डेट कहां से होंगे? अगर हमने किसी को उधार माल बेचा नहीं, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हमने किसी से रुपया लेना नहीं है तो जिससे हमें रुपए लेने नहीं है तो वो हमारे रुपए माल कैसे लेगा? कैसे वो बैड डेट हो सकता है? तो इसलिए कोई भी बैड डेट की उत्पत्ति कहां से होती है? डेटर से। ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो ये बैड डेट जो है टर्मिनोलॉजी का वर्ड आपको मैंने क्लियर किया। उसके बाद जो है सॉल्वेंट की बारी आ गई। अब देखो यहीं पे हम इसी टॉपिक पे हैं कि भी डेट जो है, डेट किसको कहते हैं बेटा? डेट किसको कहते हैं? बिजनेस को पैसा देना है तो जो बिजनेस को पैसा देना होता है उसको डेट कहते हैं। यानी ये लोन की बारी आ गई कि भी ये लोन जो है ये डेट्स है बिजनेस के पास, ठीक है ना। तो अब देखो मैं जनरल एग्जांपल के साथ अक्सर बच्चों को समझाया करता हूं कि जब हमें कोई लोन का पैसा देना होता है, हमें किसको? बिजनेस को। तो बिजनेस के लिए वो एक प्रॉब्लम होती है। क्या होती है? प्रॉब्लम होती है। तो यहां पर ध्यान रखें कि बिजनेस दो पोजीशन में होता है। क्या? एक तो जो है एबिलिटी ऑफ बिजनेस टू सॉल्व द प्रॉब्लम, और यहां पर क्या आ जाएगा? इनएबिलिटी ऑफ बिजनेस टू सॉल्व द प्रॉब्लम। यहां पर क्या है कि बिजनेस जो है, जो लोन है, लोन क्या मान करके चले? लोन चाहे एक आम आदमी के लिए भी आप लगा करके चल सकते हो कि मान लिया मैंने ही कोई लोन लिया हुआ है तो मेरे लिए एक प्रॉब्लम है, तो मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कितना सक्षम हूं, कितनी एफिशिएंसी है मेरी, कितनी क्षमता है। तो अगर बिजनेस अपना जो डेट है उसको सॉल्व करने में सक्षम है तो देन बिजनेस क्या कहेंगे हम उस एंटिटी को, उस ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या कहेंगे? सॉल्वेंट। और अगर वो अपना जो लोन है उसकी पेमेंट में बिजनेस को कोई दिक्कत आ रही है, बिजनेस पेमेंट करने में कहीं जो है इनएबिलिटी महसूस कर रहा है, तो देन पोजीशन क्या हो जाती है? इंसॉल्वेंट। यानी कहने का मतलब है जब कोई भी एंटिटी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी एंटरप्राइज अपनी जो लोन की लायबिलिटीज की पेमेंट करने में सक्षम नहीं होता तो वो पोजीशन उसकी क्या आ जाती है? इंसॉल्वेंट वाली पोजीशन आ जाती है। इसके बाद जो अगले वर्ड है टर्मिनोलॉजी के, उनमें क्या आता है स्टूडेंट्स? डिस्काउंट आता है। डिस्काउंट का नाम जो है वो आपके लिए एक जाना पहचाना सा नाम है, तो इसको छूट कहते हैं। जब बिजनेसमैन माल खरीदता है और बेचता है, जब खरीदते वक्त उसको माल जो है उसका लिस्ट प्राइस जो है उससे कम पर मिल जाता है तो देन डिस्काउंट इज नोन एज डिस्काउंट रिसीव्ड। और जब बिजनेसमैन अपना माल बेचता है और उसको सूची मूल्य से कम पर बेचना पड़ जाता है किसी कारण से, तो देन डिस्काउंट इज नोन एज डिस्काउंट अलाउड। यानी डिस्काउंट रिसीव्ड का मतलब है बिजनेसमैन ने जब माल खरीदा था, हमने जो माल खरीदा और वो 50,000 का माल हमें 48 में मिल गया तो फायदा हुआ, डिस्काउंट रिसीव्ड फायदा है। और अगर हमने अपना 50,000 का माल किसी वजह से हमें 48,000 में बेचना पड़ गया तो डिस्काउंट अलाउड करना पड़ा हमें, तो वो हमारे लिए क्या हुआ? नुकसान हुआ। तो ध्यान रहे कि डिस्काउंट को यहाँ दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। एक किया गया है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। तो ध्यान रहे कि जो ट्रेड डिस्काउंट होता है ये कस्टमर को जो गुड्स होते हैं उनके सूची मूल्य पर लिस्ट प्राइस पर प्रोवाइड करवाया जाता है। और ध्यान रहे कि इसका जो है ये अकाउंट बुक में इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता, बस इसको सीधा ही जो है सूची मूल्य में से घटा देते हैं। अगर हमने माल परचेज किया है और हमें इसका मतलब है ट्रेड डिस्काउंट मिला है तो सीधा अगर 50,000 का माल था और 10% मान लिया उस पर ट्रेड डिस्काउंट था तो 50,000 में 10% 5,000 हो गया, तो नेचुरल है कि अब 45,000। कहने का मतलब है हमारी जो परचेज लिखी हुई होगी वो 45,000 होगी, 50,000 नहीं। कहने का मतलब है इसका जिक्र जो है वो इसको अकाउंट बुक में रिकॉर्ड नहीं करते। उसके बाद ये कैश डिस्काउंट है। अब मैं कैश डिस्काउंट ये अक्सर क्या बताता हूं स्टूडेंट्स को
कि ये ऑफ द रिकॉर्ड होता है, इसको रिकॉर्ड नहीं करते, और ये ऑन द रिकॉर्ड होता है, इसको रिकॉर्ड में रखा जाता है। ये बेकायदा जो है दिखाया जाता है बिल के अंदर कि इतना कैश डिस्काउंट लगा है। तो जो कैश डिस्काउंट है स्टूडेंट्स, में अक्सर दोनों में डिफरेंस बताया करता हूं कि भाई यहाँ पे हमने माल खरीदा, सूची मूल्य में से बिजनेसमैन ने वैसे ही हमारे लिए 5000 कम कर दिए, तो वो 45,000 का माल रह गया। लेकिन जैसे ही बिजनेसमैन ने कस्टमर को 5000 की छूट दी, 50 वाला 45 में देने के लिए वो तैयार हो गया, तो कस्टमर ने एक और जो है वो क्वेश्चन पुट कर दिया बिजनेसमैन के सामने। वो क्या क्वेश्चन था कि कस्टमर बोला कि भी ऐसा है, पैसे मैं 2 महीने बाद दूंगा। तो बिजनेसमैन इस ट्रबल में है कि भाई यार मैंने इसको 50 वाला माल 45 में दे दिया, और उसके बाद फिर ये कह रहा है कि भाई पेमेंट मैं 2 महीने बाद करूंगा। तो इस सिचुएशन में बिजनेसमैन जो है वो कस्टमर को अगली गोली देता है। क्या देता है कि वो कहता है कि भाई ऐसा है, मैंने 50 वाला 45 में लगाया है, अब मैं आपको 1000 या 2000 या परसेंटेज में आपको मिलेगा कि इतने % डिस्काउंट और दे दूंगा, लेकिन पेमेंट मुझे अभी चाहिए। तो उससे जो है स्टूडेंट्स जो कस्टमर है वो लालच में आ जाता है। वो क्या करता है कि उसको ये लगता है कि यार 50 वाली चीज 45 में, अब 45 वाली आपको 44 में मिल रही है, ये तो सस्ती मिल रही है चीज। तो वो कहीं से चाहे उसको उधार पकड़ करके पैसा लेके आना पड़े, तो फिर वो पैसा लेके आएगा। इसलिए इस डिस्काउंट का नाम कैश डिस्काउंट इसीलिए रखा गया है। देखो ये जो डिस्काउंट है ये बिजनेसमैन ने किस लिए दिया, ये प्रोडक्ट को बेचने के लिए दिया। लेकिन जो ये कैश डिस्काउंट है ये किस लिए दिया, ये कस्टमर की पॉकेट से पेमेंट फटाफट निकलवाने के लिए दिया। तो ये जो है कैश डिस्काउंट जो है वो किस लिए प्रोवाइड करवाया जाता है, फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट्स को प्रॉम्प्ट करवाने के लिए, शीघ्र अतिशीघ्र पेमेंट जो है वो हमारे पास आए, इसलिए कस्टमर को कैश डिस्काउंट प्रोवाइड करवाया जाता है। तो अब इसके बाद जो है हमारे पास जो वर्ड आता है इसमें वो ड्राइंग्स आता है। तो ध्यान रहे स्टूडेंट्स, ड्राइंग्स किसको कहते हैं। ड्राइंग बेटा वो होता है, बिजनेसमैन जैसे बिजनेस में पैसा लगाता है, तो बिजनेस में उसने जो पैसा लगाया उसको कैपिटल कहते हैं। लेकिन कई बार जो बिजनेसमैन है उसको बिजनेस से जरूरत पड़ गई और उसको बिजनेस में से पैसा निकालना पड़ गया। तो जब बिजनेसमैन बिजनेस में से अपना लगाया हुआ पैसा, यानी उसमें से कुछ अपने पर्सनल अफेयर्स के लिए, अपने पर्सनल खर्च के लिए बिजनेसमैन जब पैसा बिजनेस में से निकाल लेता है तो उसको ड्राइंग कहते हैं। तो बिजनेसमैन बिजनेस में से जो ड्राइंग है वो 2 प्रकार से कर सकता है। यानी कहने का मतलब है ड्राइंग इन गुड्स एंड ड्राइंग इन कैश। यानी बिजनेसमैन को अगर कैश की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, उसको कहीं अपनी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की कोई पॉलिसी भरनी है, उसको किसी हेल्थ क्लब में जाता है उसकी कोई इंस्टॉलमेंट देनी है, उसको अपने बच्चों के स्कूल की फीस देनी है, इवन देन जो इनकम टैक्स भी बिजनेसमैन पे करता है, इनकम टैक्स आयकर जो देता है बिजनेसमैन, वो भी ड्राइंग का ही एग्जांपल होता है। तो यहाँ पर ड्राइंग इन कैश। अब कई बार क्या होता है कि बिजनेसमैन कैश की बजाय बिजनेस में से कोई गुड्स ही ले ले। जैसे सपोज कि किसी का जो इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है और उसको अपने घर पे जो है किसी एलसीडी की जरूरत पड़ गई, या उसने एक एलसीडी जो है अपनी बहन को गिफ्ट में दे दी, या किसी दोस्त को गिफ्ट में दे दी, या कहीं पे कोई दान कर दिया। तो ध्यान रहे स्टूडेंट्स, इस प्रकार से जब बिजनेसमैन जो है गुड्स को विड्रॉ करता है बिजनेस में से, तो उसको ड्राइंग इन गुड्स कहते हैं। बड़ी सिंपल सी उसमें मैं बच्चों को समझाया करता हूं कि देखो बिजनेसमैन ने गुड्स परचेज किए, परचेज करने के बाद अगर वो उन परचेज किए हुए गुड्स को प्रॉफिट पे बेच रहा है तो सेल है। लेकिन जब वो जो है किसी कस्टमर को बेचने की बजाय गुड्स को अपने घर ले गया, अपने लिए यूज कर लिया, या अपनी बहन को गिफ्ट दे दिया, किसी दोस्त को गिफ्ट दे दिया, तो उस पर कोई प्रॉफिट तो कमाया नहीं, तो क्या उसको हम सेल कहेंगे? नहीं। तो टर्मिनोलॉजी के अंदर उसके लिए एक नया वर्ड तैयार कर दिया गया ताकि पहचान रहे कि इतने गुड्स तो सेल हुए और गुड्स का एक पार्ट ऐसा है जो बिजनेसमैन ने अपने लिए यूज कर लिया, उसको क्या कहते हैं? ड्राइंग कहते हैं। उसके बाद टर्मिनोलॉजी में स्टूडेंट्स अगला जो वर्ड आया वो क्या आया है? डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन जो वर्ड है जो स्पेशली जो है रिलेटेड विद फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स।
कौन सी एसेट्स? टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स कौन सी होती हैं? मैंने पहले बताया था कि जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, चाहे वो बिल्डिंग है, चाहे वो प्लांट है, चाहे वो मशीनरी है, मोटर व्हीकल्स हैं। एसेट्स हैविंग फिजिकल एग्जिस्टेंस आर नोन एज टेंजिबल एसेट्स। तो डेप्रिसिएशन किसको कहते हैं स्टूडेंट्स? डेप्रिसिएशन कहते हैं डिक्रीमेंट इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड टेंजिबल एसेट आफ्टर इट्स रेगुलर यूज ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल पीरियड इज नोन एज डेप्रिसिएशन। कोई भी हम जो है फिक्स एसेट है उसको यूज करते हैं, चाहे कोई मशीन है, चाहे कोई प्लांट है, चाहे कोई बिल्डिंग है, तो ध्यान रहे स्टूडेंट्स, जब हम उसको यूज करते हैं तो यूज करते वक्त हमेशा ईयर टू ईयर उसकी वैल्यू में कमी तो आती है। तो उसकी वैल्यू में जो कमी, मान लिया कोई 10 लाख रुपए की चीज थी, हमने कोई मशीनरी खरीदी 10 लाख की, 1 साल बाद मान करके चले कि 10% उसकी वैल्यू कम हो गई, तो 10 लाख का 10% कितना हुआ? 1 लाख। तो अगले साल वो 9 लाख की रह गई, एक वर्ष के एंड में वो कितने की रह गई? 9 लाख की। तो 1 लाख रुपया जो है वो क्या हुआ? उस पे डेप्रिसिएशन हुआ। तो कई बार एक्सेप्शनल केस भी आ जाते हैं, स्टूडेंट्स अक्सर ऐसा क्वेश्चन पुट कर देते हैं कि सर कुछ एसेट्स ऐसी भी होती हैं जिनकी आफ्टर ईयर जो है 1 साल हमने उनको यूज भी कर लिया और वैल्यू घटने की बजाय बढ़ गई। तो स्टूडेंट्स वो एक्सेप्शनल केस होते हैं और उस केस में हम डेप्रिसिएशन की बजाय जो वर्ड है वो एप्रिसिएशन यूज कर लेते हैं। फिर दूसरा यहाँ पर एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स की ओर से अक्सर और आया करता है। वो क्या क्वेश्चन आया करता है कि सर आपने कहा कि जो फिक्स टेंजिबल एसेट्स होती हैं उनकी वैल्यू में जो कमी आती है उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, तो फिर जो इनटेंजिबल एसेट्स होती हैं उनकी वैल्यू क्या कम नहीं होती? क्या गुडविल की वैल्यू कम नहीं होती? हाँ बिल्कुल होती है। तो जब इनटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू में कमी आती है तो हम उसके लिए एक वर्ड जो है डेप्रिसिएशन की जगह अमोर्टाइजेशन वर्ड जो है वो यूज कर लेते हैं। तो ये था आपके लिए वर्ड जो है डेप्रिसिएशन। उसके बाद नेक्स्ट जो वर्ड है स्टूडेंट्स, स्टॉक्स। तो स्टूडेंट्स जो है अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई स्टोर जो वर्ड है, स्टॉक वर्ड हमने सुना, स्टॉक के बाद इन्वेंट्री वर्ड सुना हमने, ये स्टोर एक और नया वर्ड आया। तो ध्यान रहे स्टूडेंट्स, ये स्टोर स्टॉक से ही रिलेटेड है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है क्या कि एक तो हमने वो गुड्स खरीदे बिजनेस के अंदर जो रीसेल के लिए हमने खरीदे। कुछ सामान हम बिजनेस में ऐसा खरीदते हैं जो रीसेल के लिए नहीं होता, जैसे डुप्लीकेट ऑयल वगैरह होते हैं, मशीनों को चलाने के लिए जरूरी होते हैं, 1,50,000 या 2 लाख के, या शुगर मिल के केस में तो 10-10, 20-20 लाख का भी जो स्पेयर पार्ट्स है वो आ जाता है, जिसको हम स्पेयर पार्ट्स खरीद के लेके आए, वो हमारे स्टॉक में पड़ा है, लेकिन वो रीसेल के लिए नहीं है, हमारे बिजनेस में ही काम आने के लिए है। तो देन उसके लिए हम वर्ड क्या यूज करेंगे? स्टोर्स वर्ड यूज करेंगे। उसके बाद इससे अगला जो वर्ड स्टूडेंट्स आता है वो क्या आता है? इन्वेस्टमेंट्स आता है। इन्वेस्टमेंट्स का मतलब क्या है? जब बिजनेस अपना कमाया हुआ पैसा बाहर कहीं इन्वेस्ट करता है। बाहर इन्वेस्ट करने का मतलब है कोई बिल्डिंग बनाई और रेंट पर दे दी, कोई जमीन खरीदी और रेंट पर दे दी, या किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए, या किसी कंपनी के डिबेंचर्स खरीद लिए, कहीं बॉन्ड्स खरीद लिए। तो यानी जब बिजनेसमैन पैसे से पैसा कमाने के लिए अपने कमाए हुए पैसे को बाहर इन्वेस्ट करता है तो देन जो वर्ड है हम क्या यूज करते हैं? इन्वेस्टमेंट वर्ड यूज करते हैं। उसके बाद इन्वेस्टमेंट से अगला टर्मिनोलॉजी के अंदर वर्ड आया वाउचर। वाउचर क्या होता है स्टूडेंट्स? वाउचर एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके आधार पे ट्रांजैक्शंस को अकाउंट बुक में एंट्री दी जाती है। वाउचर के आधार पे ही जो अकाउंटेंट है वो ट्रांजैक्शन को अकाउंट बुक में चढ़ाता है। कभी भी जो अकाउंटेंट है क्या किसी ओरल ट्रांजैक्शन को अकाउंट बुक में एंट्री देगा? नहीं, जब तक उसकी एविडेंस नहीं होती। अब जो वाउचर होता है वो क्या होता है? वाउचर हर बिजनेस में बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से हर बिजनेस अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वाउचर तैयार करवाता है। तो उस वाउचर को जो वाउचर होता है वो ट्रांजैक्शन के होने की पुष्टि करता है। जैसे बिजनेसमैन ने माल खरीदा, वाउचर कटा, बेचा, तो वाउचर यानी ट्रांजैक्शन वाउचर से होते हैं। तो वाउचर से पेमेंट आई वाउचर से। तो वाउचर क्यों तैयार किया जाता है? वाउचर जो है वो बिजनेस के जो बिजनेस है
उसकी जो अथॉरिटी होती है, बिजनेस का जो मैनेजमेंट होता है, जो हेड होता है, वो काउंटर साइंड होता है वाउचर। वही प्रमाण करता है कि हाँ इतनी तारीख को इतने बजे ये ट्रांजैक्शन हुआ है, और उसी के आधार पे जो है जो अकाउंटेंट है वो ट्रांजैक्शंस को अकाउंट बुक में एंट्री देता है। यानी कहने का मतलब है जो वाउचर है वो एक प्रकार से गवाही यानी साक्षी होता है ट्रांजैक्शन के होने का। जैसे मैं अक्सर एग्जांपल दिया करता हूँ स्टूडेंट्स को कि जो स्कूलों में जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें फीस भरी जाती है, तो उनको वाउचर मिलते हैं। जैसे 4 कॉलम बना दिए, उसके वाउचर के चारों कॉलम स्टूडेंट से भरवाए गए, स्टूडेंट का एड्रेस लिखा होता है, तारीख लिखी होती है, स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर, फादर का नाम जो है उसके, और उसका जो फोन नंबर लिखा होता है, और डिटेल्स होती है फीस की। तो बच्चा जो है फीस भरने के लिए या पेरेंट्स बैंक में गए तो बैंक ने चारों वाउचर्स के ऊपर अपनी स्टैंप लगा दी, साइन कर दिए। 2 वाउचर अपने पास, 2 पार्ट उसके अपने पास रख लिए और 2 बच्चे को दे दिए। बैंक ने अपने पास जो 2 पार्ट रखे हैं वो किस लिए रखे, एक अपने लिए और एक को स्कूल में भेज देगा बच्चे के, ताकि स्कूल वालों को पता चल जाए कि बच्चे ने फीस भर दी। उसके बाद 2 हिस्से उसके स्टूडेंट के पास है, तो स्टूडेंट क्या करता है, एक हिस्सा अपने पास रखता है और एक अपने क्लास टीचर को दे देगा जाकर के, ताकि क्लास टीचर को भी पता चल जाए कि बच्चे ने फीस भर दी। अब कई बार क्लास टीचर से वाउचर मिस हो जाए, वो कह दे कि तूने तो फीस नहीं भरी, तो बच्चे के पास एविडेंस है, बच्चा कहेगा ये देखो मैंने फीस भरी है। कई बार ऐसा होता है कि स्कूल बैंक को कहे कि फीस नहीं भरी, बैंक के पास भी उसकी एविडेंस है और स्कूल के पास भी उसकी प्रति है। तो इसलिए डॉक्यूमेंट को क्या कहा जाता है, वाउचर कहा जाता है। उसके बाद अगला वर्ड है एंट्री। एंट्री किसको कहते हैं, जब ट्रांजैक्शन का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो ट्रांजैक्शन को जब अकाउंट बुक में एंटर किया जाता है तो देन जो उसको क्या बोलते हैं, हम एंट्री बोलते हैं, प्रविष्टि बोलते हैं। उसके बाद आता है वर्ड एक लाइव स्टॉक। ये वर्ड लाइव स्टॉक जो है, लाइव जो स्टॉक वर्ड है, ये किसके लिए यूज हुआ स्टूडेंट्स, वर्ड जो स्टॉक है, स्टॉक नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है। लेकिन बिजनेसमैन, कई बिजनेसमैन ऐसे होते हैं जो लिविंग थिंग्स का बिजनेस करते हैं, जैसे कई पेट्स का बिजनेस करते हैं, जैसे घोड़े, हॉर्सेस का बिजनेस बड़ा जबरदस्त फेमस बिजनेस होता है। तो वहां पर जो हॉर्सेस है वो स्टॉक का नाम होगा उनका, लेकिन वहां पर जो लिविंग थिंग्स हैं उनको हम स्टॉक की बजाय उनके लिए वर्ड क्या यूज करते हैं, लाइव स्टॉक वर्ड यूज करते हैं। उसके बाद लास्ट में एक वर्ड है स्टूडेंट्स, टर्नओवर। तो टर्नओवर क्या होता है, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर बिजनेस ने क्रेडिट भी माल बेचा है, कैश भी माल बेचा है, टोटल जितना माल बेच करके उसकी आमदन बनी है, कैश और क्रेडिट सारा जोड़ करके, उसको क्या बोलते हैं, टर्नओवर बोलते हैं। तो इसी के साथ ही आपका ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का चैप्टर जो है वो समाप्त होता है। अब मैं आपको एक सजेशन देता हूं स्टूडेंट्स कि जो बुक के पीछे एक्सरसाइज दी हुई है उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं उनको पढ़ करके जरूर देखें कि क्या हमारे पास उनके आंसर हैं। अगर हमारे पास उनके आंसर हैं तो इसका मतलब चैप्टर हमें ठीक से आता है। यानी ध्यान रहे कि प्रैक्टिस जरूर करें। और इससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आपको चैप्टर से रिलेटेड है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद जो है मैं आपसे फिर वही अनुरोध करता हूं कि हमें मोटिवेट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।